पाकिस्तान का बेहतरीन स्नाइपर दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला, दूर मार निशाने में सबको पीछे छोड़ने वाला, पाकिस्तान के दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाने वाला, पाकिस्तान आर्मी की शान, दुश्मन के लिए दहशत की अलामत, शानी जी राजू, और दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम SS, पाकिस्तान के सबसे मशहूर एक्शन नॉवल का दूसरा हिस्सा। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक और शाहकार। जुमेरात और जुम्मे की शब हम निहायत चौकस रहे, लेकिन दुश्मन को इजाफी नफरी की खबर पहुंच चुकी थी। तभी उन्होंने हमले का खतरा मोल नहीं लिया था। हफ्ते की शब मैं और सरदार आगे जाने को तैयार थे। मौसम के तेवर सुपहर से ही बदले हुए थे और ऐसा मौसम छुप कर सफर करने को निहायत मौजू होता है। हम बाकी जवानों से पहले रवाना हो रहे थे क्योंकि हमें अफगान नाले में किसी मुनासिब मकाम पर कमीन गाह बनाकर छुपना था। स्नाइपर जगह की मुनासिबत से मुख्तलिफ अक़साम की कमीन गाहें बनाते हैं। इनमें जमीन खोद कर खो बनाने से मजबूत मोर्चा और दरख्त के ऊपर मचान बनाना शामिल है। हर कमीन गाह की खुसूसियात अलहदा हैं और बनाने का तरीका जुदा है। अगले दिन छापामार दस्तों ने आना था। हमारा काम स्नाइपिंग ही था। हमारे अलावा भी स्नाइपर्स की 2 टोलियों ने रवाना होना था। एक जोड़ी तो इलियास और शहजाद की थी जिसने QJ-5 से आना था। एक जोड़ी दूसरी यूनिट के स्नाइपर्स की थी, उनसे मैं नावाकिफ था। अलबत्ता ये मालूम था कि वो QJ-10 पर मौजूद थे। बाकी स्नाइपर्स का हमसे राब्ता नहीं था, उन्हें अपनी पोस्टों से ही अहकाम मिलना थे। मैंने रेंज मास्टर को प्लास्टिक के मजबूत बैग में डालकर कपड़े के थैले में डाल दिया। सरदार के पास ड्रैगनऑफ स्नाइपर राइफल और तुर्की का इजाद करदा 9mm पिस्टल, जबकि मेरे पास साइलेंसर लगा बरेटा M92 मौजूद था। इटली का इजाद करदा सेमी ऑटोमेटिक खूबसूरत पिस्तौल। इसकी मैगजीन में 15 गोलियों की गुंजाइश होती है। कारकर्दगी में ये किसी भी तरह ग्लॉक से कम नहीं है, अलबत्ता वजन में ग्लॉक से पाव भर और लंबाई में इंच भर ज्यादा है। गोली दोनों में 9mm ही पड़ती है। पाकिस्तान आर्मी में आमतौर पर ग्लॉक और बरेटा इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन मेरे पास ग्लॉक 17, ग्लॉक 18 और ग्लॉक 19 के अलावा बरेटा M92 और बरेटा 93 मौजूद थे। ये तमाम मुख्तलिफ मार्कों में मेरे हाथ लगे थे। स्नाइपर राइफलों में बैरेट M107 जो आला मेयार की स्नाइपर राइफल है, वो यूनिट के कोत में मेरे नाम से पड़ी थी और बगैर मेरी इजाजत वो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अलबत्ता वो मैं घर नहीं ले जा सकता था क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। शायद उसका लाइसेंस बनता हो, लेकिन इस बारे में मुझे मालूमात नहीं और न कभी पूछने की जरूरत महसूस की। दौरान ऑपरेशन दहशतगर्दों के जो हथियार पाक फौज के हत्थे चढ़ते हैं वो बराह रास्त फौज की तहवील में जाते हैं। उनका बाकायदा इंदराज होता है, GHQ तक उसकी रिपोर्ट जाती है। उसके बाद हाई कमांड ही इन हथियारों के बारे में फैसला करती है। लेकिन मेरा मसला जुदा था। मैंने ये हथियार आर्मी के किसी ऑपरेशन में हासिल नहीं किए थे। ये बैरून मुल्क के मार्कों में मेरे हाथ आए थे और उनके बारे मैंने जबानी तौर पर अपने सीनियर्स को आगाह किया था। बाकायदा तहरीरी रिपोर्ट में उनका जिक्र नहीं किया था और ग्लॉक 19 के अलावा तमाम हथियार यूनिट के कोत में ही रखे थे। ग्लॉक 19 माँ उम्दा साइलेंसर अलबत्ता पलवश ने जिद करके अपने पास रखा हुआ था और वो ऐसी लाडली है कि जिद मनवाना जानती है। शाम से पहले ही अच्छा खासा अंधेरा छा गया था। जुलाई में भी यहाँ मौसम खासा खुशगवार होता है कि रात को कंबल लेना पड़ता है। बारिश भी बहुत ज्यादा होती है और बारिश की ज्यादती की वजह से ही मौसम खुशगवार रहता है। इशा की नमाज पोस्ट पर पढ़कर हम मोहतात अंदाज में निकले। बराह रास्त गरबी जानिब उतरने की बजाय हमने फरलांग भर शुमाल की जानिब सफर किया और फिर तिरछा नशेब में उतरने लगे। हमारा रुख शुमाल मगरिब को था। हवा चल रही थी, गाहे गाहे बूंदाबांदी भी होने लगती। हम सादा कपड़ों में थे क्योंकि वर्दी की वजह से दूर ही से हमारी शनाख्त हो जाती। अफगान नाला गैर मदफूआ इलाका है। गैर मदफूआ इलाके से मुराद 2 मुल्कों के दरमियान वो खाली जगह जिस पर किसी मुल्क का कब्जा न हो। इसे अंग्रेजी में नो मैन्स लैंड कहते हैं। इसी वजह से दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी वहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करती कि फिर अफगान हुकूमत के हाथ एहतजाज करने का बहाना आ जाएगा। रेंज मास्टर मेरे पास थी, जबकि सरदार के झोले में स्नाइपर टीम का दूसरा जरूरी सामान था। गालिबन पहले जिक्र कर चुका हूँ कि स्नाइपर टीम के पास नक्शा, कुतुब नुमा यानी कंपस, दूरबीन, टॉर्च, रस्सी, रेडियो, विंड मीटर, इजाफी एमुनिशन, लेजर रेंज फाइंडर, नाइट विजन गॉगल्स, GPS,
माचिस या लाइटर, चाकू, छोटे दस्ते की कुल्हाड़ी, स्पॉटरस्कोप, घड़ी, खुश्क राशन और दस्ती बम वगैरह मौजूद होते हैं। स्नाइपर हमेशा जोड़ियों में काम करते हैं, एक को स्पॉटर और दूसरे को शूटर कहते हैं। स्पॉटर टीम लीडर होता है जबकि शूटर फायरर। बमुश्किल निस्फ उतराई तक पहुंचे थे कि एकदम बारिश की रफ्तार में इजाफा हो गया। मजबूरन हमें रेन कोट पहनने पड़े। सरदार ने ड्रैगनऑफ का रुख जमीन की तरफ कर दिया था ताकि बैरल में पानी न चला जाए। ऐसा होने की सूरत में फायर की दुरुस्ती में फर्क आ सकता है और गीला होने से बैरल के जंग पकड़ने का भी खतरा होता है। कोई भी हथियार या उसका एमुनिशन गीला होने से नाकारा नहीं होता, दोनों को सुखा कर इस्तेमाल किया जा सकता है। गीला हथियार भी फायर कर सकता है, बस फायर की दुरुस्ती में फर्क पड़ता है। मतलब एमुनिशन अगर गीला हो तो गोलियां हदफ पर ऊंची और बिखरी हुई लगेंगी। वजाहत की जरूरत इसलिए पड़ी कि कुछ ड्राइंग रूम के लिखारियों की तहरीर नजर से गुजरी जिनमें उनके हीरोज ने पिस्तौल को गीला होने पर फेंक दिया था कि अब पिस्तौल नाकारा होकर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। हथियार कोई इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है कि पानी से नाकारा हो जाए। अलबत्ता मसला ये है कि उमूमन लिखारी ऐसे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी फायर करना तो दरकनार हथियार को देखा भी नहीं होता। खैर, वापस कहानी की तरफ चलते हैं। बारिश की रफ्तार रफ्ता रफ्ता तेज होती जा रही थी। हम नशेब में उतर रहे थे। तेज बारिश की वजह से फिसलन बढ़ गई थी। आसमानी बिजली भी मुसलसल चमक रही थी। इन इलाकों में ये भी बलाए नागहानी है। इससे बचने की एहतियातों में पानी के ज़खायर से दूर रहना, दरख्तों के नीचे पनाह न लेना, खासकर ज्यादा बुलंद दरख्तों से बचना और धाती अशिया के इत्तिसाल से बचना शामिल है। बेहतर यही होता है कि इंसान कोई छत ढूंढे, मगर उस वक्त कोई जाए पनाह नजर नहीं आ रही थी। हथियार को भी दूर करना नामुमकिन था, बस अल्लाह पाक के भरोसे पर थे। अमली जिंदगी में बहुत सी एहतियातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। लिखाई पढ़ाई कुछ और कहती है और तजुर्बा दूसरी राह दिखाते हैं, और हकीकत यही है कि तजुर्बे और अमल से बड़ा कोई इल्म नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमली जिंदगी में उमूमन कागजी इल्म के उलट देखने को मिला है। खासकर अमली स्नाइपर की जिंदगी तो नए और अनोखे वाकयात की तजुर्बागाह है। एक स्नाइपर जितने इम्कान उसके इल्म में होंगे उनका सद्देबाब करके दुश्मन की राह में घात लगाए बैठा होगा और दुश्मन के करीब पहुंचने पर किसी नई सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना नाकामी कहलाता है और कुछ करने का मतलब मौत को गले लगाना होता है। सरदार ने मशवरा दिया, लुढ़कने से बचने का एक ही तरीका है कि फिलहाल रुक जाएं। मुझे मुत्तफिक होना पड़ा, क्योंकि आम हालात में ढलान उतरते हुए गिरने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। उस वक्त तो बारिश हो रही थी और फिर गहरी तारीकी सोने पे सुहागा थी। हम टॉर्च जलाने का खतरा भी मोल नहीं ले सकते थे। रेनकोट एक हद तक बारिश से बचाव मुहैया करते हैं। मुसलसल तेज बारिश के सामने रेनकोट भी आजिज आ जाते हैं। वहाँ शाबलूत के दरख्तों की बहुतात थी। इस सदाबहार दरख्त के पत्ते काफी घने होते हैं। आसमानी बिजली से रहनुमाई लेकर हम एक घने दरख्त के नीचे हो गए। रेंज मास्टर का झोला मैंने दरख्त के तने पर रख दिया कि इतनी वजनी राइफल कंधों पर उठाकर रखना आसान नहीं होता। रेंज मास्टर आम राइफल की निस्बत काफी वजनी होती है। एक क्लैशन का वजन करीबन 4 किलोग्राम होता है, जबकि रेंज मास्टर का वजन 17 किलोग्राम होता है। गैर फौजी हजरात को 17 किलोग्राम हकीर वजन लगेगा कि 10 साल का बच्चा भी इतना वजन उठा सकता है, लेकिन पता तब चलता है जब इतना बोझ मुसलसल कंधों पर पड़ा हो। स्नाइपर होने के नाते मेरे नजदीक रेंज मास्टर की सबसे बड़ी खामी उसका वजनी होना है। गो कारकर्दगी के मुकाबले ये वजन कोई मानी नहीं रखता, लेकिन स्नाइपर को लंबी मुसाफत तय करके दुश्मन के इलाके में जाना होता है। मुख्तलिफ हालात में उसे अपनी रफ्तार कम ज्यादा रखनी पड़ती है। ऐसी सूरत में आधा मन वजन बहुत मानी रखता है। बारिश रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। सरदार खान ने भी झोला तने पर रखा और दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। यार, ऐसी बारिश में मरियम की याद और जोर पकड़ लेती है। उसके लहजे में उदासी दर आई थी। मरियम लीजोना थी। उसके साथ ही निशिस्त संभालते हुए मैं इत्मीनान से बोला, मुझे तो हर मौसम, हर हालत, हर वक्त यकसां याद आती है। उसने मुंह बनाया, बराह मेहरबानी ये झूठ सिर्फ मेरी बहन के सामने बोला करो। मैं ढिठाई से बोला, पलवशे के सामने तो मैंने कभी इजहार नहीं किया। वो बोला, जितना तुम डरते हो बीवी से शायद ही कोई डरता होगा। मैं तुर्की बतुर्की बोला, डरते तुम हो, मैं डरता तो दूसरी शादी न करता। वो इस्तेहज़ाई अंदाज में बोला, जैसे मुझे मालूम ही नहीं कि तुमने दूसरी शादी किन हालात में की थी। मैंने कहा, जैसे भी की हो, अगर डरता तो पलवशे की वापसी पर उसे तलाक दे देता। तुम में अगर जुर्रत है तो दूसरी शादी करके दिखाओ। वो फखरिया लहजे में बोला, मेरी भी दूसरी ही शादी है जनाब। मैंने उकसाया, पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करो। वो मासूमियत से बोला, यार राजे, मेरी मौत के ख्वाहा हो तो खुद ही गोली मार दो। मरियम के हाथों मरवा कर क्यों बेइज्जत करवाना चाहते हो? मैंने छाती चौड़ी की, मैं तो तीसरी शादी करने वाला हूँ। उसने मुंह बनाया, ये सपने नींद में अच्छे लगते हैं। मैंने कहकहा लगाया,
सरदार ने टोका, ही ना करो, तुम बैठक में नहीं बैठे। हंसी एकदम मेरे होंठों से गायब हो गई थी। तूफानी बारिश में भी हम दुश्मन के खतरे से मुतमईन नहीं हो सकते थे। फौजियों की जिंदगी भी अजीब होती है। आगो खून के दरिया में तैरते हुए फूलो शबनम का मौजू छिड़े रखते हैं। गोलियों और बारूद के धमाकों में साजो बाजे की आवाज सुनते हैं। मौत के सफर में जिंदगी की बातें करते हैं। हिजर और जुदाई की तुर्शी को विसाल के मीठे सपनों से सहारते हैं। हमने अपने प्यारों का जिक्र छेड़कर आने वाले जागुसल लम्हात को आर्जी तौर पर भुलाने की कोशिश की थी। उस्ताद मोहतरम तसव्वुर साहब फरमाया करते थे, स्नाइपर का हर मिशन आखिरी मिशन होता है और स्नाइपर की बका मौत से मुंसलिक है। मारेगा तो बचेगा, न मार सका तो मरेगा। और हमारा हालिया मिशन इसलिए भी मुश्किल था कि हदफ कोई मखसूस शख्सियत नहीं, इंसान, मजहब और वतन दुश्मन अनासिर का टोला था। और अफगान नाले में इन लोगों की टोलियां मुर्दार पर इकट्ठे होने वाले गिद्धों की तरह जमा थीं। शायद ही कोई अहम टेकरी हमें खाली मिलती। सरदार ने अंदेशा जाहिर किया, मुमकिन है दुश्मन भी मौसम का फायदा उठाकर हमले का कसद करे। मैंने इस बात में सर हिलाया, फिक्र न करो, कमांडिंग ऑफिसर ने निस्फ नफरी को जागते रहने का हुक्म दिया है। जवान चौकस हैं। दहशतगर्दों ने ऐसी जुर्रत की भी सही तो मुंह की खाएंगे। वो बोला, बारिश रुकती नजर नहीं आती, यहीं बैठे रहे तो तुलू आफ्ताब के बाद ही हरकत कर सकेंगे और हमें आज की रात ही मुनासिब ठिकाना ढूंढना है। मैं चिढ़कर बोला, तुमने खुद ही रुकने को कहा था। वो बोला, एक सिपाही को हवालदार से जबान लड़ाने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए और यूं भी तुम्हारी नाकिस अक्ल में मेरे फैसले नहीं आ सकते। मैं तंजिया लहजे में बोला, कयामत की निशानियों में पठानों की अक्लमंदी का दावा भी शामिल है। वो बोला, तुम्हें क्या पता खान क्या क्या कर सकते हैं। मैं बरजस्ता बोला, बात करने की नहीं सोचने की हो रही है। वो बिगड़ कर बोला, तुम्हारा ख्याल है पठानों के पास दिमाग नहीं होता। मैं हंसा, होता होगा लेकिन इस्तेमाल दिल को ही करते हैं और मैं तो वैसे भी तुम्हारी बात कर रहा था। वो संजीदा हो गया, मजाक का वक्त नहीं है, मुसलसल बैठे रहे तो सर्दी से जम जाएंगे। सर्दी तो मुझे भी लग रही थी और मैं मुत्तफिक भी था। रेनकोट झाड़ कर मैं खड़ा हो गया। बारिश का पानी पुरशोर आवाज में नशीब की तरफ बह रहा था। झोले उठाकर हमने कदम बढ़ा दिए। ढलान उतरने तक हमें निहायत एहतियात करना थी। हमें आड़ा तिरछा चलकर सफर करना पड़ रहा था। जिन्हें पहाड़ों में सफर करने का तजुर्बा हो चुका हो वो अच्छी तरह जानते होंगे कि बुलंद होने या नशेब में उतरने का आसान और मोहतात तरीका यही है। और इस वक्त बारिश की वजह से हमें ज्यादा एहतियात करना पड़ रही थी। गहरी तारीकी छाई थी, टॉर्च भी नहीं जला सकते थे कि रोशनी बहुत दूर से नजर आ जाती है। थोड़ा फासला तय करके झाड़ियों और कम बुलंद दरख्तों का एक और सिलसिला शुरू हो गया। बिजली की चमक में झाड़ियां नशेब तक फैली नजर आईं। झाड़ियां हमें नीचे उतरने में सहूलत दे सकती थी। बगैर किसी मशवरे के हम झाड़ियों का सहारा लेकर तेजी से नशेब में उतरने लगे। टहनियों को पकड़कर चलने से फिसलने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता। नीचे पहुंचने से चंद गज पहले झाड़ियों का सिलसिला खत्म हो गया था। उसके बाद हम रेंगने की रफ्तार से तह तक पहुंचे। पानी का बहाव नाले के दरमियान में था। तेज बारिश के वक्त नालों में पानी की मिकदार गैर मामूली तौर पर बढ़ जाती है। ऐसी सूरत में नालों को उबूर करना मुश्किल हो जाता है। अफगान नाले की शक्ल दरिया जैसी नहीं थी कि तमाम पहाड़ों का पानी इकट्ठा बहता। वहाँ कई छोटे छोटे नाले थे जिनके बहाव का रुख जुनूब से शुमाल की जानिब था और छोटे नालों में भी उस वक्त अच्छा खासा पानी बह रहा था। हमने काले रंग के स्पोर्ट्स शूज पहने थे जो पहाड़ी इलाके में काफी कारामद होते हैं। दोनों के बूट उस वक्त पानी से शराबोर थे। ढलवान खत्म होते ही फिसलने का खतरा पहले की तरह नहीं रहा था। अलबत्ता छोटे बड़े पत्थरों से उलझकर गिरने या पाँव में मोच आने का खतरा बाकी था। चांदनी रात या टॉर्च की रोशनी में हरकत करने में सिर्फ थकन ही रुकावट डालती है और अंधेरे में उसके अलावा भी कई मसाइल दरपेश होते हैं। सरदार ने कपकपाते हुए दुहाई दी, राजे साहब दुश्मन का तो पता नहीं लेकिन आज सर्दी से नहीं बचने वाले। मैंने कहा, अच्छा है, एक पठान तो कम होगा पाकिस्तान से। वो हंसते हुए बोला, पंजाबी भी बचेगा नहीं तो हिसाब बराबर। मैंने हाथ रगड़ते हुए कहा, फिर तो कोई पनाह ढूंढना पड़ेगी। हम नाले में आगे बढ़ने लगे। थोड़ा सा चलते ही मेरे कानों में बातों की हल्की सी आवाज आई। एकदम सरदार का हाथ पकड़कर मैंने हल्के से दबाया। कदम रोककर हमने आवाज की समत कान लगा लिए। उसी वक्त टॉर्च की हल्की सी रोशनी भी दिखाई दी। वो ढलवान के अकब से नमूदार हो रहे थे। बिजली तेज चमकी और हमने जल्दी से एक करीबी झाड़ी की आड़ पकड़ ली। लम्हा भर बाद बादल गरजा। कड़कड़ की आवाज खत्म होते ही नाले का शोर और बूंदों की टप टप सुनाई देने लगी। इसी असना में दोबारा आवाज उभरी। इस बार पहले से वाज़ेह थी लेकिन अल्फाज की सही समझ नहीं आ रही थी। चंद अल्फाज जो मेरे कानों में पड़े उनसे अंदाजा हुआ कि वो पश्तो बोल रहे थे। उनका रुख हमारी ही तरफ था। तभी आवाज रफ्ता रफ्ता वाज़ेह हो रही थी।
दो टॉर्चों की रोशनी से अंदाजा हुआ कि दो ही आदमी हैं। उनके मजीद करीब आने पर अल्फाज की समझ आने लगी थी। इतना तेज न चलो, मैं थक गया हूँ, दूसरी आवाज ने तसल्ली दी। थोड़ा फासला ही रह गया है। वो रफ्ता रफ्ता हमारे करीब आ रहे थे। पहला शख्स बोला, मलिक गुलबदीन इतना बड़ा कमांडर है और उसके पास अपने आदमी के इलाज को डॉक्टर मौजूद नहीं है। दूसरे ने कहा, उसके ज्यादातर लश्करी पार चले गए हैं, तभी उसे कमांडर अदील की मदद लेना पड़ी। पहले ने ठंडा सांस भरते हुए कहा, कमांडर खुद तो गर्म बिस्तर में लेटा है, बदबख्ती तो हमारी है जो इस मौसम में ख्वार होते फिर रहे हैं। दूसरा खिलखिलाकर हंसा, तुम्हारा जाना तो लाजमी था, मैं मुफ्त में ख्वार हो रहा हूँ। वो सामने से गुजरकर पहाड़ की बुनियाद में चलते हुए शुमाल की तरफ बढ़ने लगे। दोनों ने सब्ज रंग के रेन कोट पहने हुए थे। सरदार ने दांत पीसते हुए सरगोशी की, खिंजीर है, शुरुआत कर देना चाहिए। वो दहशतगर्दों को उमूमन इसी लक़ब से याद किया करता था और हकीकत तो ये थी कि वो इससे भी गलीज और घटिया तखातुब के हकदार थे। मैं रेंज मास्टर का झोला कंधों से निकाल कर खड़ा हो गया। चलो। सरदार ने भी अपना झोला वहीं छोड़ दिया। वो हमारे सामने से गुजरकर आगे बढ़ गए थे और अब उनकी हमारी जानिब पीठ थी। टॉर्च की रोशनी हमारी बेहतरीन रहनुमाई कर रही थी। सरदार ने पूछा, क्या सोच रहे हो? इसका साफ मतलब यही था कि मुझे ही फायर करना पड़ेगा। यूं भी जब दुरुस्त, मोहतात और कामयाब फायर करने की जरूरत होती, सरदार मुझे ही मौका देता। मैंने साइलेंसर लगा बरेटा हाथ में पकड़ लिया। अलबत्ता पिस्तौल मैंने रेनकोट के नीचे रखा ताकि गीला होकर पिस्तौल की कारकर्दगी में फर्क न पड़े। हमने उनके पीछे कदम बढ़ा दिए। अचानक बिजली जोर से चमकी और मुख्तसर लम्हात का फायदा उठाकर मैंने पिस्तौल वाला हाथ सीधा किया। चमक खत्म होने तक बरेटा की बैरल से चंद ग्राम सीसा निकलकर एक नापाक वजूद से धरती की जान छुड़ा चुका था। सर में लगने वाली गोली ने उसे चीखने का मौका नहीं दिया था। न बारिश और नाले के शोर ने उसके साथी के कानों तक ठक की आवाज पहुंचने दी थी। अलबत्ता उसके औंधे मुंह गिरने पर साथी ने संभल कर चलो का नारा बुलंद करते हुए टॉर्च का रुख उसकी जानिब मोड़ा, मगर वो नसीहतों से बहुत दूर जा चुका था। जब तक उसे साथी की खोपड़ी में खुला रोशनदान नजर आता, सरदार टॉर्च जलाकर उसे रोशनी के हल्के में ले चुका था। अपनी खोपड़ी बचाने को तुम्हें हाथ गर्दन के पीछे बांधने होंगे। वो हकला गया, कौन हो तुम? राजे, इसे शक है। सरदार की बात खत्म होने तक एक और ठक हुई और वो चीख मार कर नीचे गिर गया। मैंने उसकी दाहिनी पिंडली को निशाना बनाया था। उसने कंधे से क्लैशनकोफ लटकाई हुई थी। गिरते साथ उसके हाथ क्लैशनकोफ की तरफ बढ़े। अगर वो फायर करने में कामयाब हो जाता, गोली बेशक हमें न लगती मगर तड़तड़ाहट दुश्मनों को चौकन्ना कर सकती थी। सरदार ने मुख्तसर फासला जकंद भर कर तय किया और क्लैशनकोफ कॉक करने तक उसके सर जा चढ़ा। पांव की भरपूर ठोकर से उसने क्लैशनकोफ दूर फेंकी और अगली ठोकर उसके चेहरे पर रसीद की। आह की आवाज से वो पीछे उलट गया था। वो हकलाते हुए तारुफ करवाने लगा, मैं कमांडर अदील जान का लश्करी हूँ। सरदार ने उसकी जख्मी पिंडली पर पांव रखा। किसी ने पूछा है जो तारुफ करवा रहे हो? उसके मुंह से जोरदार कर्रा खारिज हुई। कौन हो तुम? सरदार उकड़ू बैठा और उसके लंबे बालों में हाथ डालकर जोरदार झटका दिया। तफ्तीश हमने करनी है पुत्र। उसके साथी की टॉर्च उठाकर मैंने पहला सवाल पूछा, तुम्हारा नाम? जवाब देने में उसने देर न की, अब्बासीन खान। मैंने अगला सवाल किया, कहाँ जा रहे थे? वो साफ गोई से बोला, एक साथी को गोली लगी है, उसका इलाज करने। मैं मजीद सवाल पूछने लगा। वो कभी रुक कर और कभी जल्दी जवाब देने लगा। सरदार ने उसकी जख्मी पिंडली पर हाथ रखा हुआ था। जो ही जवाब में सुस्ती दिखाता, सरदार पिंडली को दबा देता और उसकी मज़ाहमत दम तोड़ जाती। जो कुछ मालूम हुआ उसका लुब्बे-लुबाब यही था कि मलिक गुलबदीन के दो लश्करियों में तल्ख कलामी हुई, यहाँ तक कि दोनों ने हथियार निकाल लिए और उन्हें छुड़ाने वाला गोली का निशाना बन गया। मलिक गुलबदीन के ज्यादातर लश्करी पाक फौज की पोस्टों पर हमला करने को बाढ़ से पार जा चुके थे। अफगान नाले में मौजूद उसके आदमियों में कोई ऐसा नहीं था जो जख्मी के जिस्म से गोली निकाल सकता। मजबूरन उन्हें कमांडर अदील जान से मदद मांगना पड़ी। पहले भी बता चुके हैं कि दहशतगर्दों के तमाम जत्थे पाक आर्मी के खिलाफ आर्जी तौर पर इकट्ठे हो गए थे। अदील जान ने मलिक गुलबदीन के दस्ते रास्त कलात खान की दरखास्त पर अब्बासीन खान और सूबा खान को उनकी मदद को भेजा था। अब्बासीन खान इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बारे में अच्छी शुद्ध रखता था। मलिक गुलबदीन खुद वहां हाजिर नहीं था। अच्छी तरह निचोड़ कर सरदार ने कहा, इसे साथी के पास पहुंचा दो। मैंने मुंह बनाया, गोली जाया करना जरूरी है। वो गिड़गिड़ाया, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। सरदार ने दांत पीसे, उसी खुदा के लिए जिसके नाम पर तुम इतने अच्छे काम कर रहे हो। उसने हकलाते हुए पूछा, आप कौन लोग हैं? बेटा, हम वही हैं जिनके खिलाफ तुम हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। मज़ाहिया लहजे में कहते हुए सरदार ने खंजर निकाला और इत्मीनान से उसके गले पर फेर दिया। आखिरी वक्त में उसने हड़बड़ा कर मज़ाहमत की मगर ये कोशिश नाकाम थी। हंसमुख पठान दुश्मन के खिलाफ कितना सफ़ाक था उसका अंदाजा मुझे कई बार पहले भी हो चुका था।
वो अजियत से फड़कने लगा। हमारे दिल में उसके लिए रत्ती भर रहम मौजूद न था। उसके हाथ न जाने कितने मासूमों के खून से रंगे थे और वहाँ भी उसकी मौजूदगी का मकसद पाक फौज पर हमला करना था। आस्तीन के ऐसे सांपों पर रहम खाना मजलूमों के साथ ज्यादती थी। सरदार ने दोनों की तलाशी ली। जेबों से इंडियन रकम, आईकॉम और हथियारों के अलावा कोई काम की चीज बरामद न हुई। अलबत्ता अबासीन खान के थैले में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का जरूरी सामान, 2-3 किस्म के फोर्सेप यानी जिस्म से गोली निकालने का चिमटी नुमा मखसूस आला, इसके अलावा दर्दकुश गोलियां और टीके और पट्टियां वगैरह रखी थी। लाशों को घसीट कर हमने झाड़ियों के झुंड में फेंका और क्लैशनकोफों को पत्थरों में दबा दिया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का थैला और आईकॉम सेट भी हमने पास रखना जरूरी समझा। हमारे पास अपनी पोस्ट से मिलाप को केनवुड वायरलेस सेट मौजूद था। मोबाइल फोन की तरह वायरलेस सेट भी मुख्तलिफ कंपनियां बना रही हैं, जिनमें केनवुड, आईकॉम, मोटरोला, हैरिस वगैरह शामिल हैं। इन सेटों में कनेक्शन कार्ड या इस किस्म का कोई बखेड़ा नहीं होता। हर कंपनी के सेट मखसूस फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, इसलिए दूसरी कंपनी के वायरलेस सेट के साथ मिलाप करना मुमकिन नहीं होता। पहले आर्मी में बड़े रेडियो सेटों का रिवाज था जो काफी वजनी होते थे, अलबत्ता उनका मिलाप भी लंबे फासलों तक हो सकता था। अब छोटे वायरलेस सेट आ गए हैं जिन्हें साथ फिराना निहायत आसान है, लेकिन उनका मिलाप महदूद फासले तक मुमकिन है। अब तो वजीरिस्तान में मोबाइल फोन सर्विस काम कर रही है। इससे पहले आम लोग भी रिश्तेदारों वगैरह से राब्ते को वायरलेस सेट ही इस्तेमाल करते थे। जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद हम जाने के लिए तैयार थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।